हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हमारा दूसरा अप्रोच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को पढ़ेंगे। हम पिछले क्लास में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पढ़े थे, जिसमें हम इक्विलिब्रियम निकालना सीखे थे, इक्विलिब्रियम का पूरा टेबल देखे थे और डायग्राम के साथ हम पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किए थे। दूसरा तरीका इक्विलिब्रियम निकालने का उसी फॉर्मूला से जो आया है वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसे हम SI अप्रोच बोलते हैं। आज हम वो पढ़ेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा क्लास आज नहीं होने वाला है, एक छोटा सा क्लास होने वाला है जिसमें हम SI अप्रोच को पढ़ेंगे और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ठीक है, शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है जहां पर तुम अपने कॉलेज का नाम जरूर से व्हाट्सएप कर देना, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब मैं पहले तुम्हें ये बता दूं कि ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से ही कैलकुलेट किया गया है। कैसे, आओ देखते हैं। हम पढ़े थे एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम होने के लिए। ठीक है, पिछले क्लास में ही पढ़े थे, है ना। अब तो हम बात किए थे एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब दोनों को इक्वल करना है, तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस S। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो हम क्लियरली बात कर सकते हैं, हम क्लियरली देख सकते हैं कि C कट जाएंगे, बचेंगे क्या? I इक्वल्स टू S। और इसी को बोलते हैं हम लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो या तो तुम एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई कर लो तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, या फिर तुम इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स कर लो तब भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। पहला तरीका हम पिछले क्लास में पढ़े थे, आज हम दूसरा तरीका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का तरीका पढ़ेंगे, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को इक्वल करेंगे और उस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम कैलकुलेट होगा। ठीक है, आ जाओ। तो टेबल दिया गया है हमें, साथ में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। छोटे सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट बड़ा था, सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमिन्ड एट द लेवल व्हेन प्लान्ड सेविंग्स, जब हमारा सेविंग्स इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, जब हमारा सेविंग हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ इक्वल हो जाता है। आ जाओ समझते हैं टेबल के थ्रू कि टेबल में किस तरीके से हमें दिखाया गया है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। यहां पर हमारा इनकम दिया हुआ है, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट तीनों चारों चीज हमें दे दिया। ठीक है, कंजम्पशन जब मेरा 40 था और इनकम 0 था तो सेविंग्स कितना हो रहा था? -40। इन्वेस्टमेंट तो हमेशा ऑटोनोमस रहेगा, ऑटोनोमस मतलब कांस्टेंट रहेगा, हम ये मानकर चलते हैं इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हमारा इस एग्जांपल में कितना है? 40 है। तो हर बार हमारा सेविंग्स कितना, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है? 40 ही होने वाला है, बिकॉज हम मानकर चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रियल लाइफ में ये हमेशा कांस्टेंट होता है? नहीं होता है, रियल लाइफ में ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये हमारा मानकर चलते हैं ये कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अब कंजम्पशन और सेविंग्स का बात करते हैं, तो इनकम जब 0 था, कंजम्पशन 40 था, सेविंग्स -40 था। इनकम जब 100 हुआ, कंजम्पशन 120 हुआ, तो सेविंग्स हो गया -20। इनकम जब 200 हुआ, कंजम्पशन 200 हुआ, सेविंग्स हो गया 0। उसके बाद इसी तरीके से चेंज होता गया, सेविंग्स भी हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होता गया। सेविंग्स इनिशियली क्या होता है? नेगेटिव होता है, फिर 0 होता है और उसके बाद क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब हमें इक्विलिब्रियम के लिए जो चाहिए वो है हमारा आखिरी वाला कॉलम, जिसका नाम है रिमार्क्स। रिमार्क्स में स्टार्टिंग में देखो, सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। हमेशा इनिशियली क्या होता है? सेविंग्स कम होता है और इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा होता है। हम हमारे सेविंग्स के बियॉन्ड जाकर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेविंग्स कम होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। S इज लेस देन I, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे सेविंग्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट तो एज इट इज रहेगा, लेकिन सेविंग्स हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इस एग्जांपल में हमारा 40 और 40, देखो दोनों इक्वल हो गया, है ना।
इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। इसके बाद सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। देखो सेविंग 60 है, इन्वेस्टमेंट तो 40 का 40 है, सेविंग 80 हो गया, इन्वेस्टमेंट तो 40 का 40 रह गया। इन्वेस्टमेंट बिकॉज कांस्टेंट रहता है, सेविंग हमारा इंक्रीज होता रहता है। तो स्टेज नंबर 1 में अगर हम बात करें तो स्टेज नंबर 1 में सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, और स्टेज नंबर 3 में सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 स्टेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, इक्विलिब्रियम होगा सर यहां पर, जहां पर हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये हमारा सेविंग है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे डायग्राम की तरफ। डायग्राम में भी समझ लें कि कॉन्सेप्ट आएगा एग्जाम में, डायग्राम में क्या बना कर आएंगे, क्या लिख कर आएंगे, हम सारा चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर देखो डायग्राम है, अब डायग्राम यहां पर क्लियरली तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से एक डायग्राम बना दूं तुम्हारे लिए। इसको मैं साइड कर देता हूं यहां पर और तुम्हारे लिए एक फ्रेश डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ होता है वो होता है हमारा ऑटोनोमस और वो होता है हमारा कांस्टेंट। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का कर्व, आई कर्व, ठीक है। सेविंग्स तुम्हें ऑलरेडी पता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव सेविंग्स का मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस नीचे के, वाई एक्सिस नीचे की तरफ जाएगा। नेगेटिव सेविंग्स का मतलब हमारा सेविंग्स जो शुरू होगा वो यहां से शुरू होगा और ये कहां जाएगा, और ये धीरे 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 बढ़ता हुआ जाएगा। पहले एक्स एक्सिस को टच होगा, उसके बाद और बढ़ता 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 जाएगा, इन्वेस्टमेंट ग्राफ को टच होगा, फिर इसको क्रॉस करके आगे चला जाएगा और ये कर्व हमारा जो होगा इसे हम बोलेंगे सेविंग कर्व। देखो शॉर्ट कर दिया हूं मैं ताकि पूरा समझ में। दिस ग्रीन लाइन इज आवर सेविंग कर्व। इनिशियली अगर हम बात करें तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, दिस इज आवर नेगेटिव सेविंग्स। और ये जो ट्रायंगल होता है ये जो ट्रायंगल है दिस डिनोट्स आवर डिस सेविंग्स। नेगेटिव सेविंग्स और डिस सेविंग्स कौन दिखा रहा है, ये नेगेटिव ट्रायंगल दिखा रहा है। ये ट्रायंगल नेगेटिव कैसे है, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के नीचे है। एक्स एक्सिस के नीचे वाला साइड जो होता है वो नेगेटिव साइड होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला साइड जो होता है वो पॉजिटिव साइड होता है। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। एक्स के नीचे वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और वहां पर नेगेटिव होता है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, डिस सेविंग्स को शो कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है, this point is known as equilibrium point because here S is equal to I, saving is equal to investment, ठीक है। इस पॉइंट से पहले का कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले का कोई भी पॉइंट है तो तुम देख सकते हो सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। कहां पर, ये पॉइंट से पहले। और इस पॉइंट के बाद अगर हम बात करें तो सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से डायग्राम आराम से बना लोगे तुम। सर ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के साथ इसको लिंक कर दो, चलो आ जाओ, तुम्हारे लिए मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के साथ भी इसे लिंक कर देता हूं, लेकिन करने की फिलहाल कोई जरूरत है नहीं। तो जिस पॉइंट पर यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा उसी पॉइंट पर ऊपर भी इक्विलिब्रियम अभी आएगा। देखना ये हमारा कर्व है एग्रीगेट सप्लाई का, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट था। यहां से मैं क्या करूंगा, एक कंजम्पशन कर्व को क्रॉस करा दूंगा, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। और यहां पर क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो। तो जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगा, जिस पॉइंट पर यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा उसी पॉइंट पर यहां पर भी इक्विलिब्रियम आएगा। अगर तुम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से जाओ तो जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आएगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में भी उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आएगा। तो दोनों जगह चाहे वो ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, दोनों फॉल करेगा एक ही लाइन में
और ये एक्स एक्सिस का उसी पॉइंट पर दोनों इक्विलिब्रियम को क्रिएट करेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गया क्यों हम दोनों को लिंक किए? बिकॉज सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से जो इक्विलिब्रियम निकलता है सेम इक्विलिब्रियम सेविंग और इन्वेस्टमेंट से भी निकलता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। क्लियर है बात? यस। तो एग्जाम में आएगा तो डायग्राम कितना बनाना है, तुम चाहो तो ये ब्लू वाला हिस्सा को नहीं बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम बस इतना को भी बनाते हो, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, और अगर तुम्हें आता है अच्छे से बनाना तो तुम बना भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि पूरा बनाना जरूरी है। ठीक है, आ जाओ। अब लिखेंगे क्या? वही इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होता है। इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड शोइंग दैट इनकम राइजेस सेविंग आल्सो राइजेस। सेविंग कर्व स्टार्ट होता है नेगेटिव पॉइंट से और ये ट्रायंगल शो करता है डिस सेविंग्स के बारे में। तो जो मैं इस डायग्राम के बारे में बोला वही सारे को पॉइंट्स बनाकर लिख देना है। पहला पॉइंट लिख दोगे इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होता है। देखो मैं यहां से बता दे रहा हूं, ठीक है, जो लिखा है बुक में छोड़ो, मैं तुम्हें यहां से बता दे रहा हूं। इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। एक अलग ग्राफ डायग्राम, हाँ येलो ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि इन्वेस्टमेंट ग्राफ पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को। पॉइंट नंबर 2 सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। पॉइंट नंबर 3 सेविंग का स्टार्टिंग में क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 यहां से यहां बिफोर इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट को हम सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये पॉइंट नंबर 4। दिस इज पॉइंट नंबर 5 कि इससे पहले हमारा सेविंग कम होता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इसके बाद हमारा सेविंग जाता होता है इन्वेस्टमेंट कम होता है। दिस इज पॉइंट नंबर 6। तो 6 पॉइंट लिख दो, बात खत्म। इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए 6 पॉइंट एग्जाम में हम लोग लिखकर आ जाएंगे। फुल मार्क्स का गारंटी है, कोई भी टीचर आधा मार्क्स भी तुम्हारा काट नहीं पाएगा अगर तुम इस तरीके से अच्छे से लिखकर आ जाओगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। आखिरी स्लाइड। 2 कंडीशन दिया है, अगर सेविंग ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, अगर सेविंग कम होगा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा। दोनों सिचुएशन को एक बार समझ लेते हैं, हमारा काम होगा कंप्लीट। ठीक है, आ जाओ। When saving is more than investment, जब सेविंग ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट से तब क्या होगा। If planned saving is more than planned investment, then it means that household are not consuming as much as the firm expect them to. As a result, the inventory rise above the desired level. उससे इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अगर सेविंग ज्यादा है तो सोचो ना, लोग खा नहीं रहे, लोग खर्चा नहीं कर रहे, ज्यादा पैसा बचा रहे हैं। सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग ज्यादा है इसका मतलब लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, लोग पैसा सेव कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं होगा तो इन्वेंट्री लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, फर्म वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर। वो लोग प्रोडक्शन को कम कर देंगे ताकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट फिर से इक्वल हो जाए। नेक्स्ट, अगर सेविंग कम है तो इसका मतलब लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो दुकान वाला क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। सोच कर देखो सर, इस सेविंग का प्रोडक्शन से क्या लेना देना। तुम सोचो, एक एग्जांपल देता हूं, उससे पूरा समझ में आ जाएगा। मान लो मैं लेबर हूं और मैं सेविंग ज्यादा कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कम है मार्केट में। मतलब अगर मैं सेविंग ज्यादा कर रहा हूं इसका मतलब कंजम्पशन कम कर रहा हूं। अगर सेविंग ज्यादा है तो मैं गुड्स एंड सर्विसेज कम खरीद रहा हूँ। दुकान वाले का गुड्स एंड सर्विसेज बिक नहीं रहा है, उसका दुकान में इन्वेंट्री बचा हुआ है। अगली बार वो प्रोडक्शन करेगा नहीं, प्रोडक्शन को कम कर देगा बिकॉज उसका माल बिका ही नहीं। अगर उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या मुझे सैलरी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैं क्या खर्च करूंगा, मैं अपने पैसे को खर्च करूंगा, जो पिछला सेव किया हुआ पैसा है उसको खर्च करूंगा। तो अगर वो खर्च हो जाएगा तो क्या होगा, अगेन सेविंग्स कम हो जाएगा, तो अगेन इकोनॉमी कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। सेकेंड सिचुएशन लेते हैं, अगर मेरा सेविंग्स कम है कंजम्पशन ज्यादा है तो मैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा हूं। फर्म क्या करेगा, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। अगर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा तो मुझे सैलरी ज्यादा मिलेगा। मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगा तो मैं क्या सारा सैलरी खर्च कर पाऊंगा, नहीं, कुछ पैसा बच जाएगा, तो मेरा सेविंग्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। बात समझो, घुमा कर है, लॉजिक थोड़ा सा घूम कर है। सेविंग इन्वेस्टमेंट में लॉजिक प्रोडक्शन से रिलेट होता है ताकि मेरा सैलरी मिले या ना मिले। सैलरी मिलेगा तो सेविंग्स होगा, सैलरी नहीं मिलेगा तो सेविंग्स नहीं होगा। बात समझे? तो वही सेम लॉजिक है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक को घुमाकर हमें समझना पड़ेगा ताकि हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को समझ पाए। इफ प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स दैट हाउसहोल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर सेविंग एंड सेविंग इज लेस देन व्हाट द फर्म एक्सपेक्ट देम टू। एज अ रिजल्ट, planned inventory will fall below the desired level. To bring the inventory back to the desired level,
firm would plan to increase the production till saving and investment become equal to each other. तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्लियर है बात? तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।